फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इवेंट, इनके बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखो, इंजीनियरिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इंजीनियर क्या करते हैं? कोई भी मशीन होती है, उसके अंदर पार्ट्स जो होते हैं उसको चेंज करते हैं। कोई भी पार्ट्स निकाला, उसके अंदर नया पार्ट्स जोड़ दिया है, तो वो चीज़ कहलाती है इंजीनियरिंग। अपन यहाँ पर इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, मगर इंजीनियरिंग किसके साथ में कर रहे हैं? वहाँ पर जो मशीन होती है, यहाँ पर मशीन नहीं, यहाँ पर अपन जेनेटिक मटेरियल के साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए मीन्स जीन बोल सकते हैं अपन। यानी डीएनए के साथ में अपन ने क्या किया? कुछ इंजीनियरिंग कर दी है। इंजीनियरिंग का मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किसी एक ऑर्गेनिजम्स का डीएनए है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए है। अपन ने क्या किया? इसको कट किया, इसको कट किया, इसको निकाला बाहर, ये यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर ये इंसर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इंजीनियरिंग हो गई है। इसको कट करके अलग किया, ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन कर क्या रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। अपने बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन एक अलग टाइप से दे रखी है कि अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना अगर अपन किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या मीनिंग हो गया? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसे अपन पॉलिनेशन करते हैं, पोलन ग्रेन एक प्लांट से एयर के थ्रू उड़ करके दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जीन ट्रांसफर अपने आप हो जाता है। मगर उसमें क्या हो रहा था? डिजायर्ड जीन के साथ में अनडिजायर्ड जीन भी अपने आप ही दूसरे प्लांट में आ रहे थे। यानी बेटर कैरेक्टर्स के साथ में कुछ लूज कैरेक्टर्स वाले जीन्स भी आ रहे थे। मगर अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं? केवल बेटर कैरेक्टर्स वाले जीन जो होते हैं उनको अपन किसी ऐसे प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर पहले से वो अच्छे कैरेक्टर्स नहीं थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना अगर अपन कोई भी बेटर कैरेक्टर्स वाला जीन किसी भी ऑर्गेनिजम्स में लाइक दैट प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अपन यही तो कर रहे हैं। मान लिया कि ये किसी एक प्लांट का जीन है, इस डीएनए है, इसमें से अपन ने ये जीन बेटर कैरेक्टर वाला है और ये इस प्लांट के डीएनए के अंदर ये जीन नहीं था बेटर कैरेक्टर वाला, तो अपन ने ये वाला पार्ट काट करके अलग किया और इसकी जगह पर ये वाला बेटर कैरेक्टर वाला जीन ऐड कर दिया। तो ये बना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मगर है तो इंजीनियरिंग। इसे बोल दिया अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन उसी साइंटिस्ट को कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था ये कि किसने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था? पॉल बर्ग ने। देखो, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म तो बनाया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने, मगर पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड फ्रॉम पॉल बर्ग। उसी को ही अपन फादर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए का एक फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा काटा और दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ में जोड़ा है। मगर इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? काटने के लिए कुछ चीज चाहिए, जोड़ने के लिए कुछ चीज चाहिए। जब इंजीनियर एक मशीन को ठीक करता है तो उसकी कितने सारे टूल्स चाहिए, उसको कितने सारी चीजें चाहिए उसको खोलने के लिए, उसको टाइट करने के लिए। वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स चाहिए। तो अब अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से टूल्स अपन को चाहिए उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले टूल्स में अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम के बारे में आप सब जानते हो। एंजाइम क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि उससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं। एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एज सुफिक्स लगने पर इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी वर्ड में एज सुफिक्स लग गया है, इसका मीनिंग हो गया है कि वो उसी केमिकल या उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा। जैसे न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड पर काम करने वाला एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? डीएनए। यानी डीएनए को कट करने वाला एंजाइम का नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम।
कोई भी डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, इसको काटने वाला एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियेज एंजाइम दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज और एक एंडोन्यूक्लियेज। दोनों में मीनिंग क्या होता है? एक्सो यानी बाहर का, एंडो यानी अंदर का। कोई भी न्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए को एंड वाले पोर्शन से, किनारों से काटता है, काटने वाला ही है, ये किनारों पर से काटता है, तब तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। और कोई भी ऐसा एंजाइम जो डीएनए को मिड से, बीच में से काटता है, तो वो कहलाता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। समझ गए होंगे आप शायद। न्यूक्लियेज एंजाइम कौन से होते हैं? कट करते हैं डीएनए को, काटने वाले एंजाइम। जब किनारों से काटते हैं, एंड वाले पोर्शन से काटते हैं, तब तो एक्सोन्यूक्लियेज। और जब मिड वाले पोर्शन से, बीच में से काटते हैं, तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी हैं वो सभी एंडोन्यूक्लियेज होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को मैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं? हमेशा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ही होते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले एंडोन्यूक्लियेज का वर्ड बताने के लिए मैंने आपको न्यूक्लियेज के बारे में बताया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, यानी डीएनए को मिड से, बीच में से काटने वाले एंजाइम होते हैं। अब कोई भी डीएनए जो होता है, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए को अगर किनारों पर से काटे, एंड वाले पोर्शन से काटे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स जगह है। मगर बीच में, मिड वाले पोर्शन में तो बहुत लंबा डीएनए है, कहां से काटेंगे? ये भी एक फिक्स जगह है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो हर एक एंजाइम मिड से काटेगा, मगर मिड के अंदर भी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस है, उनमें से एक फिक्स जगह होती है, फिक्स साइट होती है जहां से वो काटेंगे। जैसे अपन बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एग्जांपल के तौर पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है EOR फर्स्ट। ई कैपिटल, CO छोटा, स्मॉल लेटर्स में, R कैपिटल और फर्स्ट रोमन नंबर में। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नेम है। ये डीएनए को मिड से काटेगा, एंडोन्यूक्लियेज है, बट मिड से कहां काटेगा? एक फिक्स साइट होती है, जैसे ये वाली साइट कर देंगे। ये इसके लिए वो जगह हुई है जहां से ये काटेगा, यानी ये यहां से ही काटेगा। और भी जगह पड़ी है, मगर उसके लिए ये फिक्स साइट हो गई है। इसलिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड है। ये रेस्ट्रिक्टेड है कि फिक्स जगह से काटेंगे, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, उनकी साइट फिक्स होती है कि ये यहीं से कट लगाएंगे, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में एग्जांपल EOR फर्स्ट से बताया है। अपन बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों की। इनमें अपन ने एग्जांपल लिया EOR फर्स्ट। एक नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। ये नेम के भी कुछ रूल्स होते हैं जो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि नेम के नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कैसे ये नाम दिया गया है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को जिस साइड से कट करता है, जहां से क्लीवेज करता है या कट करता है, वो साइट उसकी कहलाती है रिकॉग्निशन साइट। यानी EOR फर्स्ट जहां से काटेगा ना, वो कट करने वाली साइट का नाम क्या है? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचानना कि ये कंप्लीट डीएनए है। इस डीएनए में से ये जहां से काटेगा, जैसे ये इस जगह से काटेगा, तो ये पहले इस साइट को पहचानेगा। पहचानेगा इसका मतलब रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये रिकॉग्निशन साइट होगी है जहां से ये कट करेगा। तो रिकॉग्निशन साइट, हर एक ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव ए पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट हुई है जहां से वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा, यानी पहचानेगा, और वहां से फिर काटेगा। तो रिकॉग्निशन साइट हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की होती है। ये रिकॉग्निशन साइट जो होती है उसकी स्पेसिफिक
क्या बात होती है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड ये, यानी एक लाइन जो बन रही है, एक ये। दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप्स के होते हैं, 11th क्लास की चीजें हो गई है। ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इनमें 4 में 2-2 पेयर बनाते हैं। एडेनिन जो होता है हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और गुआनिन जो होता है हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ में कंबाइन होता है। तो ए टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, जो जिसके साथ में कंबाइन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ए थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, थाइमिन जो होता है एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसे गुआनिन साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइटोसिन गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अब ये चारों नाइट्रोजन बेस जो होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाते हैं। ये पूरी ये जो लाइन है ना, इसको जूम करके देखें तो इसमें नाइट्रोजन बेस की पर्टिकुलर सीक्वेंस है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ATGCTA, ये एक सीक्वेंस इसमें चल रही है। तो दूसरे वाले के अंदर इसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री वाली चलेगी, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री, इधर ए है तो इधर टी, इधर टी है तो इधर ए, इधर जी है तो इधर सी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से इधर सी है तो इधर जी, इधर टी है तो इधर ए। ऐसे दूसरे वाले के अंदर भी नाइट्रोजन बेस की पर्टिकुलर सीक्वेंस चलेगी, इस वाले के अंदर नाइट्रोजन बेस की पर्टिकुलर सीक्वेंस चलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिकॉग्निशन साइट जहां पर आएगी ना, जैसे ये रिकॉग्निशन साइट है कट करने वाली, तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस की पर्टिकुलर सीक्वेंस आ जाएगी। नाइट्रोजन बेस की पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पर भी होगी। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो नाइट्रोजन बेस की होगी ना रिकॉग्निशन साइट में, उसकी खास बात क्या है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं उनकी जो रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। आपके सामने फिर एक नया वर्ड आएगा, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पैलिंड्रोमिक वर्ड वो होता है एक ऐसा वर्ड जिसको लेफ्ट या राइट से रीड करने पर सेम मीनिंग आता है उसका, उस वर्ड को अपन पैलिंड्रोमिक वर्ड कह सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मलयालम। अब इस वर्ड को आप इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, मलयालम ही मिल रहा है, तो ये वर्ड हो गया है पैलिंड्रोमिक वर्ड। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है कि लेफ्ट या राइट से रीड करने पर सेम रिजल्ट आना, ये पैलिंड्रोमिक है। अब अपन बात करें कि रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से बनी होती है। सीक्वेंस का मतलब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, 2 स्ट्रैंड्स के, दोनों हमेशा पैलिंड्रोमिक मैनर को फॉलो करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो मैंने ये डीएनए बनाया, एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम में इकोआर फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है। इसकी रिकॉग्निशन साइट जो है मान लिया ये है, यानी इस जगह से ये कट करेगा। अब यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन बेस की कोई सीक्वेंस होगी, पूरे के अंदर ही भी नाइट्रोजन बेस चल रहे हैं, तो इस वाले पार्ट के अंदर भी तो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होगी। तो इकोआर फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है, इसकी रिकॉग्निशन साइट के अंदर नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस हमेशा फिक्स होती है, वो है GAA-TTC। याद रखनी है आपको, GAA-TTC। एक स्ट्रैंड्स की ये हो गई है तो नीचे वाले की इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी इधर अपन ये कर दिए GAA-TTC, तो नीचे वाले के कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगेंगे। ये C है लास्ट में तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, G। इधर T है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, A। फिर T है तो फिर A, फिर A है तो फिर T, A का फिर T, G का फिर C। ये सीक्वेंस हो गई है किसकी, रिकॉग्निशन साइट की। इकोआर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट की सीक्वेंस ये हो गई है GAA-TTC, और नीचे वाला भी इधर से इधर GAA-TTC। कैसे बना, रिकॉग्निशन साइट की सीक्वेंस की बात करें अपन तो GAA-TTC, तो नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट्री के रूल लगाते हैं तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का A, T, T, C।
डीएनए का अपन को पता है एक स्ट्रैंड 5 डेज होता है, तो इधर इस वाला 3 डेज होता है, ये 3 है तो ये वाला 5 डेज होता है, ये 5 है तो ये 3 डेज होता है। तो देखो पैलिंड्रोमिक रूल लगा क्या इसमें, पैलिंड्रोमिक रूल लग रहा है क्या, देखो GAATTC इधर से पढ़ने पर और इधर से रीड करने पर भी GAATTC पैलिंड्रोमिक हो गया। इसका मतलब जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है इनकी रिकॉग्निशन साइट जो होती है हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मेजर करती है, GAATTC। अब इस सीक्वेंस के अंदर कट करने वाली जगह कौन सी होती है, ये हमेशा इक्वार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम G और A के बीच में कट लगाता है। कट यहाँ पर लगेगा और नीचे वाले स्ट्रैंड के अंदर कट यहाँ पर लगेगा। तो कट करने के बाद में जो अपने पास फ्रेगमेंट बाहर निकलेगा वो इस टाइप में निकलेगा, किनारे आगे पीछे हो गए हैं। अब अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम में इक्वार फर्स्ट को दे दे और 2 डीएनए दे दे अपन को ये कहेगी दोनों में से अपन को आप काटो और एक का टुकड़ा दूसरे में जोड़ो। तो अपन किस टाइप से रिकॉग्निशन साइट को अपन देख सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक डायग्राम है, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे अपन को दे दिया ये एक डीएनए है, ये कंप्लीट डीएनए है पूरा एक, जिसके अंदर 2 जगह पर रिकॉग्निशन साइट है। किसकी साइट है, GAATTC मिलते ही अपन को पता चल गया है कि इक्वार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट दी हुई है, वो भी 2 दी हुई है, एक जगह पर यहाँ पर, एक जगह पर यहाँ पर। अपन ने क्या किया, इसको इक्वार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया, डाल दिया इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, G और A के बीच में कट लगाएगा, एक कट यहाँ पर लगेगा, एक कट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एक कट लगेगा, यहाँ पर एक कट लगेगा। कट लगने के बाद में टुकड़ा अलग हो जाएगा, अलग होने पर क्या हुआ, G बच गया था यहाँ पर, बाकी का निकल गया था। नीचे वाले के अंदर यहाँ पर कट लगा, G साथ में निकल गया, बाकी का यहाँ पर बच गया। इधर G निकल गया, बाकी के बाद में यहाँ पर बच गया, और इधर G रह गया, बाकी के बाद में यहाँ पर निकल गया। यानी ये फ्रेगमेंट जो है ना इस टाइप से निकला है। और इस टाइप के फ्रेगमेंट्स में जब आगे पीछे कट लगते हैं तो जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं ना किनारे, वो स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। ऐसा कैसा काम अपन ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर भी कट करके किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर भी ऐसा ही सेम काम किया, तो फ्रेगमेंट्स अपने पास ऐसा मिल गया। ये फ्रेगमेंट नहीं है, ये फ्रेगमेंट जो है ना ये वाला, ये फ्रेगमेंट किसी अदर ऑर्गेनिज्म का है, अदर ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। कोई दूसरा डीएनए था ऐसा कैसा ही जो अपन लिया था वैसे वैसे, उसमें भी अपन ने कट करके ये टुकड़ा ले लिया। अब क्या किया, इसको तो निकाल करके अलग कर दिया, और ये वाला किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया था, ये इन दोनों किनारों के बीच में इस वाले को जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या हुआ, सेम ऐसा कैसा ही बन गया अपने पास, सेम है कैसा कैसा कैसा, जो इसमें जो बच रहा था आगे की चीज यहाँ पे मिल गई है, AATTC, और नीचे वाले के अंदर G की कमी थी, ये यहाँ पर मिल गया है। ऐसे ही इसके अंदर जो कमी थी वो इसके अंदर मिल गई है। ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे जोड़ दिया है। ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों डीएनए को 2 डीएनए काटने पड़ेंगे ना अपन को, एक डीएनए ये था, एक डीएनए ये था, कट तो दोनों में लगाने पड़ेंगे। इसका टुकड़ा काटना पड़ेगा, इसका भी टुकड़ा काटना पड़ेगा, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से काटना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, एंड्स सेम बन जाए, एंड्स का मतलब किनारे, एंड्स जो है ना बिल्कुल सेम बन जाए। इसीलिए अपन ने इसको भी जिस डीएनए से काटा था इक्वार फर्स्ट से काटा था, इसको भी इक्वार फर्स्ट से काटा, तो एंड्स सेम बन गए ना, किनारे सेम बन गए, तो ये ऐसा कैसा इन दोनों टुकड़ों के बीच में फिट हो जाएगा। तो अपने पास नया डीएनए जो बना है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बट वो कैसा है, बिल्कुल ऐसा कैसा नहीं है, GAATTC ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉग्निशन साइट का भी इसके अंदर पता लग रहा है। तो इस डायग्राम से अपन को ये समझ में आ रहा है कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट करके अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बना सकते हैं। तो ये पहला टूल्स अपना खत्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने वाले एंजाइम। इनको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। मोलिकुलर सीजर, सीजर यानी कैंची, मोलिकुलर सीजर यानी बायोमोलिक्यूल्स को काटने वाले, डीएनए को काटने वाले एंजाइम मोलिकुलर सीजर होते हैं। मोलिकुलर सीजर किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को ही कहते हैं। तो ये अपना इस टॉपिक के अंदर पहला टूल खत्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। आगे अपन और इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एक बार 2 बार केयरफुली सुन लेना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। नोट्स आपको डेली प्रॉपर फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे अगले टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।